हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से। तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल से साथियों स्टैटिक जीके के 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों मैंने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं। एक बार क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए तो साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साथियों सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, एक बार से भरोसा करके देखो, क्लास को पूरी देखो तब आप बताने की कहाँ की क्लास कैसी थी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? बताइए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो किसका हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? दमन और दीप हो जाएगा सर जी, दमन और दीप सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है, बताइए साथियों किससे मापी जाती है? एक बार से सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डेसिबल से मापी जाती है। क्या? डेसिबल से। क्या भाई किसी भाई को कोई दिक्कत है, परेशानी है? मैं समझ सकता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस आंसर से। डेसिबल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है जो कि साथियों विषाणु से नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएगा सर जी? तो सर जी इसमें तो 6 रोग हो जाएगा, ये विषाणु की कमी से नहीं होता है साथियों, बाकी ये सब विषाणु की कमी से रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी भाई लोग इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत साथियों संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? वो बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था यह पूछा है आपसे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। साथियों इंग्लैंड से खेला था भारत ने, इंग्लैंड से मैच खेला था और सन थी आपकी 1974 ईस्वी में। साथियों ये पहला मैच था आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर साथियों इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, डैश का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बनाता है? इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के न्यून यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किसके कारण होता है? ओम का नियम, वायल का नियम, हुक का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? तो 6 में का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बॉयल का नियम बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है? पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार से सेशन को लाइक कर देंगे सभी भाई लोग और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो साथियों पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्तियों में। क्या? पत्तियों में साथियों प्रकाश संश्लेषण घटित होता है, आपको ध्यान रखना है, इससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी कि अपवर्तन का उदाहरण है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है? वो बताइए साथियों, वर्षा की बूंद का गोल होना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, तारों का टिमटिमाना, दीपक में बत्ती से तेल का ऊपर आना। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण क्या है? अपवर्तन सॉरी अपवर्तन का उदाहरण क्या है? तो अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। इससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? साथियों मैंने इस क्लास में सभी क्वेश्चन ना
एक से एक अच्छा क्वेश्चन रखा है जो कि आपके एग्जाम में छपने के लायक होता है। हो सकता है साथियों आप इस क्लास से आपको एक आध क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। चलिए, मैं फिलहाल गारंटी तो नहीं ले रहा, लेकिन साथियों सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। एक बार भरोसा करके देखो, नैया पार करा देंगे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? 9वां प्रश्न बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाता 2 अक्टूबर 2014 को साथियों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं? मेढक, मनुष्य, मछली, गिरगिट। तो किसके में होते हैं साथियों 4 प्रकोष्ठ? किसके होते हैं? तो हो जाएंगे मनुष्य। क्या? मनुष्य बिल्कुल सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? बताइए साथियों, यहाँ पर क्षेत्र आपको दिए गए हैं जो साथियों 6 क्षेत्रों के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। लेकिन आपको ये बताइए किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में साथियों, जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है? भौतिक विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, रासायनिक विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य में दिया जाता है। साथियों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है इसका, यानी कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में साथियों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बताइए साथियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो सर जी पता है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये नारा किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था साथियों ये नारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं? बताइए साथियों किसे कहते हैं? तो 13 का सी बिल्कुल सही आंसर होता है, यानी कि ब्रायोफाइटा। क्या? ब्रायोफाइटा को साथियों वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1928, 1904, 1909, 1920। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साथियों। एक बार से क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए, जो भाई नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो 14 का साथियों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। 1928 ईस्वी में साथियों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? वो बताइए साथियों कितने सदस्य हैं? राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो साथियों ये 10 सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो किया जाता है सर जी HSN। क्या? HSN का प्रयोग किया जाता है। HSN कोड का साथियों प्रयोग किया जाता है। सभी सामानों को वर्गीकृत और उपयोग करने के लिए HSN कोड का प्रयोग किया जाता है। HSN होता क्या है? HSN की फुल फॉर्म जानते हैं? HSN की फुल फॉर्म साथियों आपको यहाँ पर दी गई है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। साथियों बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? बताइए साथियों, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? कोर ग्रुप की बात हो रही है, कोर ग्रुप की बात हो रही है। तो कितने हो जाएंगे? तो सर जी ये तो 9 हो जाएंगे। क्या? 9 हो जाएंगे। 17 का सी बिल्कुल सही आंसर है। अगर साथियों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ने हैं तो साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जाके इस PDF को डाउनलोड करें ना। और साथियों ये सारे फुल फॉर्म जो साथियों आपको जितनी भी जानकारी है ना, जो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दी गई है, तो जाके वहाँ से पढ़ लेना। नहीं तो साथियों मैं आपको इसमें समझाने लगा तो साथियों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ कैसे पढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है? जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
में 9 कोर ग्रुप है। यह स्वायत्त विविध संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ईस्वी के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, आपको यहाँ से कई क्वेश्चन के पॉइंट मिल गए। कैसे? आपसे पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, तो आपको ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। इसके साथियों प्रथम अध्यक्ष पूछे, साथियों प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर रंगनाथ मिश्र हो जाएंगे। क्या? रंगनाथ मिश्र साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे इसके वर्तमान अध्यक्ष। और साथियों इसकी मुख्यालय बात करें तो साथियों ये दिल्ली में, क्या इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सभी साथियों इंपोर्टेंट है, एक बार से क्लास को देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिणी टंडन मिश्र द्वारा लिखी गई है? बताइए साथियों, रोहिणी मिश्र द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक है साथियों? सॉरी साथियों, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, ए फाइन बैलेंस। क्या? ए फाइन बैलेंस साथियों, ए फाइन बैलेंस रोहिणी टंडन मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंपोर्टेंट पॉइंट साथियों आपका ये रहा, ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक रोहिणी टंडन मिश्र हो जाएंगे। यह पुस्तक 1947 में स्वतंत्रता से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आपातकाल 1975 तथा 1984 के आपातकाल तक भारतीय समाज में हुए परिवर्तनों को उजागर करती है। आया समझ में साथियों? कुछ आया समझ में? नहीं आया तो एक बार से आप इस पीडीएफ को पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा। और साथियों इस उपन्यास को वर्ष 1995 में प्रकाशित किया गया था। ए फाइन बैलेंस को साथियों कब प्रकाशित किया गया था? तो 1995 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? ये पूछा है आपसे। क्या पूछा है साथियों? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? तो कहाँ पर हो जाएगा सर जी? तो ये तो सर जी कर्नाटक में हो जाएगा। क्या? कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसके बारे में यहाँ पर भी डिटेल दी गई है, इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों क्वेश्चन को पढ़ के देखो ध्यान से। पाकिस्तान के लरकाना जिले में, ठीक है, सिंधु घाटी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या? मोहनजोदड़ो है साथियों। जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है ना, वो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। समझ में आई या फिर नहीं? चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट नीचे दिए गए, इससे समझते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर की बात करें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर, तो क्या लरकाना, ये क्या है? पाकिस्तान का जिला है लरकाना एक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कैसे माना जाता है? तो रखालदास बनर्जी को माना जाता है। लेकिन पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो 1826 ईस्वी में साथियों चार्ल्स मैसन ने की थी। क्या? चार्ल्स मैसन ने की थी। लेकिन अभी यहाँ से भी संतुष्टि नहीं हुई, फिर आगे पूछा आधिकारिक तौर पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो किसने की? यहाँ पर दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ये तो सब इसके यानी कि ये दयाराम साहनी के बाद के हो जाएंगे। क्या? ये तो सब दयाराम साहनी के बाद के, देखो रखालदास बनर्जी बाद के हो जाएंगे। और ये चार्ल्स मैसन साथियों 1826 में इन्होंने खोज की थी, लेकिन पूरी तरीके से खोज नहीं हुई थी। फिर पूरी तरीके से खोज 1921 में साथियों दयाराम साहनी ने की थी। आपको ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली,
सॉरी नई दिल्ली नहीं, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, करनाल। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा। क्या? दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। जो साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय वो साथियों दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, पढ़ सकते हैं आप। अगला है आपका मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? वो बताइए साथियों, OHCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे सर जी? 18 सदस्य हो जाएंगे। क्या? 18 सदस्य हो जाएंगे। 18 सदस्य बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में साथियों कुल 18 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा इसका गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। आपके इस क्वेश्चन से कई पॉइंट पक्के हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछे मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो आपके 18 सदस्य हो जाएंगे। इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसकी गठन की बात करें तो 1993, यानी कि आपके 3 पॉइंट यहाँ से बिल्कुल पक्के हो रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक बार से PDF जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का अधिकृत निकाय कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित हो जाएगा? तो सर जी ये तो प्रसंस्कृत, क्या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो सर जी 8 जून को साथियों पूरे विश्व में विश्व ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 24 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं एक बार। 8 जून को पूरे विश्व में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार जर्मन ब्रेन ट्यूमर यानी कि जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया था। आपसे पूछे जो साथियों जो ब्रेन ट्यूमर दिवस है, साथियों ब्रेन ट्यूमर दिवस सबसे पहले कहाँ पर मनाया गया? तो साथियों जर्मनी में मनाया गया था। किसके द्वारा? जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा इसको पहली बार मनाया गया था, क्योंकि यह घातक ब्रेन ट्यूमर जर्मनी में आम बात है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के विषय में उन्हें जागरूक किया जा सके हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा जिसे कच्छार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? यानी कि मिलिशिया। क्या? मिलिशिया की बात हो रही है, मिलिशिया। बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा असम राइफल्स। क्या? असम राइफल्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 25 का सी। इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है साथियों, यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, एक बार आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित में से राजवंशों से किससे संबंधित है? यानी कि जो उड़ीसा में साथियों सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो साथियों जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर बनवाया था वो शासक किस राजवंश से संबंधित है, ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन सीधा है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो साथियों ये गंग वंश के थे। क्या? गंग वंश के थे। क्या? गंग वंश, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट को, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया था। आपसे पूछे साथियों जो सूर्य मंदिर है वो विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था सूर्य मंदिर? तो 1984 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो 1250 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। साथियों किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने इसका साथियों
बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने साथियों इसे बनवाया था। आपको ध्यान रखना है, सभी पॉइंट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों कब लागू हुआ था भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम? कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था सर जी? तो ये हुआ था सर जी 1993 ईस्वी में। क्या? 1993 ईस्वी में साथियों PHRA लागू हुआ था। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेक्सिको की मुद्रा क्या है? मेक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मेक्सिको की मुद्रा हो जाएगी पेसो। क्या? पेसो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। मेक्सिको की मुद्रा पेसो है, ठीक है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको की राजधानी आपसे पूछे तो मेक्सिको सिटी हो जाएगी। क्या? मेक्सिको सिटी हो जाएगी, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। मेक्सिको सिटी साथियों उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ की भाषा स्पेनिश है। क्या? यहाँ की जो मेक्सिको की भाषा है, यहाँ की भाषा क्या हो जाएगी? स्पेनिश हो जाएगी। क्या? यहाँ की भाषा स्पेनिश है। यह लैटिन अमेरिका देशों में ब्राज़ील व अर्जेंटीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। आपको ध्यान रखना है, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद साथियों तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है मेक्सिको। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? बताइए साथियों, जो चंद्रयान 2 में जो लॉन्च वाहन था वो कौन सा प्रयोग किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? GSLV। क्या? GSLV MK-30 साथियों ये इसमें प्रयोग किया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे है, यहाँ से आप इसके बारे में पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि द्वीपीय देशों में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? तो कहाँ किसके साथ किए थे? तो सर जी ये तो केरल के साथ किए थे। क्या? केरल के साथ किए थे सर जी, केरल के साथ, जो कि साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके एग्जाम के लिए। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? तो भारत ने साथियों केरल के साथ हस्ताक्षर किए ताकि द्वीपीय देशों में कैंसर केयर का सुदृढ़ हो सके। साथियों आपको ध्यान रखना है, कैंसर के लिए साथियों ये समझौता किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? कौन सा साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? 31 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बिना अनुमति के साथियों, क्या? बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। क्या साथियों? बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री को कॉपी करना साथियों ये साइबर अपराध नहीं है। बाकी सब अपराध है। हैकिंग अपराध हो जाएगा, सोशल नेटवर्क को विकृत करना ये भी अपराध हो जाएगा, पोर्नोग्राफी के मेल भेजना साथियों ये भी आपका एक अपराध है। लेकिन अपराध में कौन शामिल नहीं है? बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक, जुखाम। तो इसमें साथियों आपकी क्या हो जाएगी? तो न्यूमोनिया हो जाएगी। क्या? न्यूमोनिया जो है साथियों आपकी वो बैक्टीरिया के कारण होती है। क्या? न्यूमोनिया आपकी बैक्टीरिया के कारण होती है। लेकिन इन्फ्लुएंजा, चेचक, जुखाम साथियों ये आप सभी के विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो साथियों देखो, सरसों भी हमारे भारत में होती है, ठीक, गेहूं भी होते हैं, जौ भी होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है? कोहड़ा। क्या? कोहड़ा एक साथियों नामक कोई फसल है, ये साथियों आपके भारत में यानी कि रबी फसल से संबंधित नहीं। आपको ध्यान रखना है, कोहड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराना की बात हुई तो लखनऊ घराना साथियों संगीत नृत्य से संबंधित है। क्या? संगीत और नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? 35 का क्वेश्चन साथियों इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन डी कोलकाता में हो जाएगा। क्या? कोलकाता में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस
किस स्थान पर है साथियों? म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यांगून स्थान पर। क्या? यांगून स्थान पर है साथियों। आपको ध्यान रखना है, आपको इससे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन निम्नलिखित में से किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए साथियों, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, कानपुर। तो किस जिले यानी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों, बताइए। तो सर जी ये तो गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। क्या? गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संत कबीर नगर जिले की बात हुई है। जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत? जो संत कबीर नगर है साथियों, आपका गोरखपुर से संबंधित है, तो गोरखपुर पुलिस ही साथियों आपको सहायता करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरपीएफ का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आरपीएफ का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आरपीएफ का पूर्ण रूप पता है साथियों, यानी कि आरपीएफ की फुल फॉर्म पूछी है आपसे। 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो 38 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स साथियों इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो साथियों ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगी। क्या? जकार्ता हो जाएगी। ऑप्शन डी में आपको जकार्ता नजर आ रही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? तो साथियों भारत ने किया। क्या? भारत ने किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 40 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? साथियों डॉक्टर जो कोई पर्चा लिखता है तो उस पर RX जरूर लिखता है। वो इस तरीके से जो RX लिखता है साथियों, वो जो RX होता है वो क्या दर्शाना चाहता है, क्या दर्शाता है वो? RX जो डॉक्टर साइन पर लगाता है तो उसको क्या दर्शाता है? तो उसका जो RX का मतलब होता है वो क्या दर्शाता है? तो उसका लेना साथियों RX दर्शाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए साथियों, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? कौन सा जिला था? तो साथियों जो जिला था वो आपका चमोली। क्या? चमोली जिला था। क्या सर जी? चमोली जिला था। बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ जी सर बिल्कुल सही बता रहे हैं। चमोली जिला ही था जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन चमोली से ही शुरू हुआ था। 42 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो TMV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो TMV का पूर्ण रूप साथियों 43 का बताइए साथियों क्या होगा? तो सर जी 43 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? टोबैकोमोजिक वायरस। क्या? टोबैकोमोजिक वायरस साथियों TMV का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? बताइए साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी सी के साथियों, जो साथियों राजस्थान जिले में यानी कि राजस्थान में स्थित है। तो देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका राजस्थान में है। सरसरी का टाइगर रिजर्व ये भी आपका राजस्थान में। लेकिन साथियों जो साहिद्री है ना, ये साहिद्री ये आपका राजस्थान में नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र में है। क्या? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, ये आपका राजस्थान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साथियों यह तो कहाँ पर की गई थी? तो ये तो सर जी इलाहाबाद में की गई थी। क्या? इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है? निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जीन पियर हेरिसियन द्वारा लिखी गई है? जीन पियर हेरिसियन द्वारा लिखी गई है तो कौन सी हो जाएगी? तो 46 की सर जी 40 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ऑफ टाइम। क्या? एज ऑफ टाइम बिल्कुल सही आंसर है। 46 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार
हर राज्य के विभाग और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के साथ के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार के से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथियों, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछा क्या, छोटा सवाल। यानी कि भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए साथियों, कितनी नहीं होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। तो 47 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों। 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अब तभी आप मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो कौन सा लगाता है साथियों रोजगार पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार साथियों, बच्चों को रोजगार प्रतिबंध का जो लगाता है साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। डोलू यानी कि डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। डोलू कुनीथा साथियों नृत्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 49 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। कहाँ का है, कर्नाटक का। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली 2 से 3 क्लासों में करवा दिया है, लेकिन आपको याद नहीं होगा सर जी, क्योंकि आपने वीडियो देखी नहीं होगी। तो डोलू कुनीथा साथियों ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए। बताइए साथियों किस क्षेत्र में मारे गए। तो गलवान घाटी, दारमा घाटी, दिहिंग घाटी, लुंग घाटी। तो कहाँ पर मरे गए थे साथियों, तो ये मरे थे साथियों कहाँ पर, गलवान घाटी में। क्या, जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक गलवान घाटी में मारे गए थे, आपको ध्यान रखना है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, वो बताइए साथियों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन। साथियों बताइए, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, 10 सेकंड का टाइम है आपको क्वेश्चन हल करने के लिए। वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी कैरोटीन साथियों। गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गाय के दूध में कौन सा कैरोटीन होता है। साथियों मैं आपसे पूछूं गाय के दूध में कौन सा कैरोटीन होता है, तो आपका आंसर होगा सर जी बीटा कैरोटीन होता है। क्या, बीटा कैरोटीन होता है। मैं आपसे पूछूं गाय के दूध में विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो साथियों विटामिन होती है, थायमिन होती है, राइबोफ्लेविन होती है और विटामिन B12 होती है साथियों गाय के दूध में। अगला पॉइंट पूछो आपसे, सबसे ज्यादा मीट किसका, सबसे ज्यादा जो होता है साथियों मीठा दूध किसका होता है, तो साहीवाल गाय का साथियों सबसे ज्यादा मीठा दूध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। वो बताइए साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम है साथियों क्वेश्चन को हल करने के लिए। चलिए साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। साथियों आपका टाइम खत्म होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जापान हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो साथियों जापान में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है। वो बताइए साथियों हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है। वो बताइए साथियों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए। वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है, वो बताइए साथियों सही आंसर क्या है। चलिए आपका साथियों 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बलित पर्वत। साथियों किस प्रकार की श्रृंखला है, तो बलित पर्वत की श्रृंखला है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों मैं आपसे पूछूं कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। बताइए साथियों मैं आपसे पूछूं कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा हिमाद्री और शिवालिक को याद रखना है। अगला मैं आपसे पूछूं कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। मैं आपसे पूछूं साथियों कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी अरावली पर्वत श्रृंखला। साथियों ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं है। अगला मैं आपसे पूछूं साथियों हिमालय पर्वत की
सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या महान हिमालय हो जाएगी। अगला है आपका विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत की। साथियों मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? भारत का पूछा है इसमें, तो भारत का सबसे बड़ा पर्वत साथियों आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई साथियों 8586 मीटर की है। मैं आपसे पूछूं धौलाधर श्रेणी कहाँ है? धौलाधर श्रेणी कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा धौलाधर श्रेणी साथियों हिमाचल प्रदेश में है, और इसको साथियों सफेद पर्वतों के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, बताइए साथियों भारतीय संसद में सम्मिलित हैं कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा। बताइए साथियों 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, बताइए कौन है सम्मिलित, कौन है सम्मिलित साथियों? आपका टाइम खत्म होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा साथियों ये आपके भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेटस्केप नेविगेटर 1 है, बताइए साथियों नेटस्केप नेविगेटर 1 है, बताइए साथियों क्या है? बताइए साथियों क्या है? 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो बताइए साथियों उसका सही आंसर क्या होगा? नेटस्केप नेविगेटर 1 है, बताइए साथियों क्या है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है साथियों? यह एक वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ प्रवर्तक है। क्या साथियों? वेब ब्राउजर या वेब प्रवर्तक कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट है आपका नेटस्केप नेविगेटर का मूल नाम मैं आपसे पूछूं साथियों आपका हो जाएगा मोजेक नेटस्केप, साथियों इसका मूल नाम हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं प्रथम वेब ब्राउजर का नाम क्या है? प्रथम वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इसकी स्थापना साथियों 1990 में की गई थी। आपसे मैं पूछूं भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? भारत का पूछा है इसमें। भारत का पहला वेब ब्राउजर हो जाएगा आपका एपिक हो जाएगा, और इसको बनाने वाले हैं साथियों हिडन रिफ्लेक्स, इसको बनाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? वो बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10 सेकंड का टाइम हल करने के लिए। वो बताइए साथियों बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1908 में, 1907 में, 1906 में, 1911 में। वो बताइए साथियों कब हुआ था? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर साथियों। छठे प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1911 में साथियों बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों। मैं आपसे पूछूं बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया? बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने साथियों इसे रद्द किया था। मैं आपसे पूछूं बांग्ला का विभाजन कब हुआ साथियों? बंगाल का विभाजन कब हुआ? मैं आपसे पूछूं बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 में साथियों इसका विभाजन हुआ था। मैं आपसे पूछूं बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ? बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो साथियों 1947 में हुआ था। मैं आपसे पूछूं बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो कलिंग इसका बिल्कुल प्राचीन नाम हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, सभी को नोट करते जाना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं आपसे पूछूं बंगाल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्या सर जी? कलकत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो आपके वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। क्या वॉरेन हेस्टिंग यहाँ के बंगाल के गवर्नर हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं बंगाल का दूसरा शासक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुजाउद्दीन मोहम्मद खान साथियों। ये बंगाल का दूसरा शासक था। ये नासिर वंश से संबंधित था साथियों। इसने शासन 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मिजोरम की राजधानी कहाँ है? साथियों बताइए मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, आइजोल। वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? बताइए साथियों कहाँ पर है मिजोरम की राजधानी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी आइजोल। क्या आइजोल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइजोल साथियों, आइजोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य अवधि ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है। बताइए साथियों जो मध्य अवधि ऋण है वो कितने अवधि तक दिया जाता है? बताइए साथियों कब तक दिया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष में साथियों ये आपको देना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका हीनयान या महायान, यानी कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? हीनयान तथा
महायान किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ लो साथियों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो किससे हो जाएंगे सर जी? ये तो सर जी बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। क्या? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीनयान तथा और ये महायान साथियों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, या फिर डी एकल नागरिकता। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? तो सर जी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ तथा राज्यों के बीच इन शक्तियों का वितरण साथियों इसकी विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? बताइए साथियों कौन सा एंजाइम खून को जमने में सहायक करता है? तो साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। और साथियों हाँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? तो आपका साथियों जो भी आंसर आए उसको कमेंट में एक बार जरूर से लिख देना साथियों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप नहीं बता पाए तो साथियों मैं आपको अगली वीडियो में आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट में ही रख दूंगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? बताइए साथियों मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? कहां पर की जा सकती है साहब बताइए क्या होगा सही आंसर? तो उच्च न्यायालय में साथियों अपील की जा सकती है। अगर आपके मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं तो साथियों आपको अपील उच्च न्यायालय में करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? बताइए साथियों पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। बताइए साथियों पालघाट दर्रा किस दो राज्यों को जोड़ता है? किन दो राज्यों को जोड़ता है सर जी? तो हो जाएगा केरल और तमिलनाडु साथियों ये आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है? बताइए साथियों बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया है साथियों, कौन से संशोधन में किया है? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है? वो बताइए साथियों कौन से अनुच्छेद में समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसके को खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वो बताइए साथियों आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर आपका सेमीकंडक्टर साथियों इसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भाई नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है डैश यानी कि उसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए साथियों ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? निर्वात खेती, किचन गार्डन, झूम खेती, रोपण खेती। बताइए साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। रोपण खेती के नाम से जाना जाता है साथियों, रोपण खेती। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वो बताइए साथियों भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, या फिर बहिष्कार आंदोलन। तो क्या होगा सही आंसर? एक बार सभी भाई लोग सेशन को लाइक कर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खिलाफत आंदोलन में इनका नेतृत्व रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइए साथियों, पहले आपको ब्रैकेट दे दिया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता, राज्यपाल की, महान्यायवादी की। बताइए साथियों किसकी नहीं की जाती है? तो किसकी नहीं की जाती है सर जी? तो महाधिवक्ता की नहीं की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको आज से दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, यानी कि दूसरी बार पढ़ा रहा हूं। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? कौन थे साथियों? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, जेसी बोस, होमी जहांगीर भाभा। बताइए साथियों क्या है इसका सही आंसर? तो सही आंसर है विक्रम साराभाई साथियों, विक्रम साराभाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये एक उद्योगपति भी थे जिन्होंने साथियों भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ था? बताइए साथियों 1916 में कौन सा पैक्ट हुआ था? 1916 की बात है। लखनऊ पैक्ट, सूरत पैक्ट, पूना पैक्ट। बताइए साथियों कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ था सर जी? तो सर जी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, लखनऊ पैक्ट साथियों आपका 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? बताइए साथियों भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? बताइए साथियों किस में है? बताइए, ऑप्शन भी दिए गए आपके स्क्रीन पर। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सर जी सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, समानता का अधिकार बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है साथियों, डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। बताइए साथियों कौन थे? डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। बताइए साथियों कौन से शासक थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? तो सर जी सही आंसर हो जाता है बाबर। क्या? बाबर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, बाबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। तो कौन थे वो? बाबर। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। बताइए साथियों उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, डायर, डलहौजी। बताइए साथियों कौन था जिम्मेदार? कौन था साथियों बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा जनरल डायर। क्या? जनरल डायर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। बताइए साथियों भारत और किसके बीच में स्थित है? भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बताइए साथियों भारत और किसके बीच में है? तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। श्रीलंका यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश इब्सा का सदस्य नहीं है? साथियों बताइए, आप मुझे ये बताइए जो इब्सा है साथियों इसमें कितने सदस्य शामिल है? बताइए साथियों ये कितने देशों के सदस्य हैं साथियों इसमें बताइए। निम्न में से कौन सा देश इब्सा का सदस्य नहीं है? तो मैं एक बार आपको बता दूं, मंगोलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। ये आपका इब्सा का सदस्य नहीं है साथियों। इब्सा में टोटल 3 देश सदस्य हैं साथियों, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ये तीनों देश साथियों शामिल है, बाकी अदर कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, इसमें मंगोलिया शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? साथियों ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है। चलो इसका आंसर विक्रम साराभाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। वो बताइए साथियों कौन थे वे? जगदीश बोस, सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई। तो कौन थे साथियों वो बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सीवी रमन साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में। बताइए साथियों अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो क्या हो जाएगा सर जी सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। क्या? यूरोप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यूरोप बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? बताइए साथियों विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन बदलता है साथियों? तो क्या होगा सही आंसर बताइए एक बार का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों यांत्रिक ऊर्जा। क्या? यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। साथियों इस क्वेश्चन का मुझे डाउट लग रहा है इसका, आप एक बार से सभी भाई लोग कमेंट में इसका सही आंसर बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। बताइए साथियों जो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? तो किसमें करती है साथियों? तो पश्चिम से पूरब की ओर साथियों भ्रमण करती है। क्या? पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? बताइए साथियों जो पेंसिल लेड है निम्नलिखित में से बना होता है? कास्ट कोयला का, ग्रेफाइट का, काजल का, लेड ऑक्साइड का। तो साथियों मैं आपको ये क्वेश्चन टेस्ट में देने वाला था लेकिन उसका टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही दे दिया है वीडियो के, यानी कि क्लास के शुरू में आपको जो क्वेश्चन का मैंने टेस्ट दिया साथियों उसका आंसर जरूर से लिखना। तो साथियों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो होता है ये ग्रेफाइट से बना हो। क्या? ग्रेफाइट से ये साथियों बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो साथियों आपने इस क्लास में साथियों 31 क्वेश्चन पढ़े। क्या? 31 क्वेश्चन पढ़े साथियों। एक आपको टेस्ट दिया गया है, एक क्वेश्चन का आपको टेस्ट दिया गया है तो उसका आंसर जरूर से लिखना। तो साथियों आपने यानी कि आप 30 क्वेश्चन मान लो सर जी, क्यों कितनी क्वेश्चन मान लो? अगर आपने 30 क्वेश्चन में साथियों 30 में से अगर आपने कितने क्वेश्चन सही किए एक बार आपको कमेंट में ज़रूर अपनी राय दिखानी है। और आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका भी आपको फीडबैक के कमेंट के अंदर देना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो साथियों आपको ऐसी ही साथियों वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो साथियों इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथियों खाकी वर्दी बैच जो साथियों आपको यूट्यूब पर फ्री दिया है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है साथियों, उसको ज्वाइन जरूर जाके कीजिए। हमारे चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर नीचे आपको खाकी वर्दी नाम से साथियों प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसके अंदर साथियों अभी तक हमने 22 प्रैक्टिस सेट उस पर अपलोड कर दिए। तो जाके साथियों उसको भी ज्वाइन कीजिए, आपकी तैयारी की थोड़ा इंप्रूव कर देगा। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।